अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, माज़रत चाहता हूँ, कुछ वालिद साहब के पास चला गया था, उनकी तबीयत सही नहीं है तो इसीलिए 5 मिनट ज़रा लेट हो गया। मेरे बच्चों, अभी जो है आ, हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं जो हम समझ रहे थे, और उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्दी इस बात को समझ लेंगे, पिक कर लेंगे कि ये आखिर ऐड टू और डिडक्ट फ्रॉम नेट इनकम का चक्कर क्या है। ठीक है, असल में मेरे बच्चों, ये ऐड और डैश करने का मामला ये है कि जो हमारी इनकम होती है ना, जो बिजनेस की नेट इनकम होती है, वो होती है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तहत। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आपको पता है, सिर्फ आपने समझनी है और एक्नॉलेजमेंट देनी है। नहीं समझ आए तो आप 10 बार मुझसे पूछेंगे, मैं 10 बार बताने को तैयार हूँ। सही है, दिमाग हाजिर कर लें पूरा और मेरी बात पर फुल फोकस्ड हो जाएं, क्योंकि आसान बात मुश्किल बन सकती है अगर हम समझें नहीं उसे, और मुश्किल से मुश्किल बात आसान बन जाती है अगर आप उस पर दिमाग चलाएं साथ साथ। हाँ, क्या कह रहा हूँ मेरे बच्चों में, जुमला जुमला मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो अर्नड, जो अकाउंटिंग से हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना, नेट इनकम, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट ईयर में निकालना सीखा, हम नंबर ऑफ टाइम नेट प्रॉफिट निकाल चुके हैं। वो नेट प्रॉफिट, मैं आसान सवाल करता हूँ, एक काम करता हूँ, फिर मैं यहाँ से ये इसको भी पढ़ के सुना दूंगा, आपको परेशान ना हो। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, सोचें, या पता नहीं आपने कभी सोचा या नहीं सोचा, क्या ये ज़रूरी है, क्या आपने कभी ऐसा देखा, क्या क्या आपको लगता है कि बिजनेस को जितना नेट प्रॉफिट होता है, बिजनेस को 1 साल मुकम्मल होने पर जितना भी नेट प्रॉफिट होता है, क्या वो नेट प्रॉफिट के बराबर उस बिजनेस में कैश मौजूद होता है? जज़ाकुमुल्लाह प्यारे बच्चों, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत अहमियत रखती है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मैं बयान नहीं कर सकता। आप ना जवाब देना तो मैं किस तरह पढ़ाऊँ आपको। जी, लगी, मैंने कहा कि बिजनेस को जितना नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, क्या बिजनेस में उतना कैश मौजूद होता है? या जरूरी है कि कैश उतना मौजूद है जितना नेट प्रॉफिट हुआ है? ये सवाल है मेरा। जरूरी नहीं है, नहीं, ये जवाब सही नहीं है, अच्छा नहीं है, जरूरी नहीं है, जवाब देना अच्छा नहीं है। इसका मतलब आप कंफ्यूज हैं, आप कह रही हैं हाँ उतना भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। हरीम, तुमने सही जवाब तो दिया, तुम क्यों परेशान हो रही हो? जी, बात यह है कि भाई, बिजनेस को जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट निकलता कैसे है? अब अगर किसी बच्चे को प्रॉफिट निकालने का प्रोसीजर याद नहीं है, मैं खाक समझाऊंगा उसे, वो मेरी बात समझ ही नहीं सकता। मेरी बात तो तभी समझ आएगी ना किसी बच्चे को, जब उसे प्रोसीजर पता हो प्रॉफिट निकालने का। सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ एहसन अली साहब, किसी बिजनेस का नेट प्रॉफिट जितना होता है, किसी बिजनेस की नेट इनकम जितने रुपए होती है, क्या जरूरी है उस बिजनेस में कैश उतना ही मौजूद हो? ये सवाल है। जी मेरे बच्चों, तो बात यह है एहसन भाई, आप अगर मेरी बात समझ रहे हो, अल्लाह करे भाई, आप बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हुए आप एक्सपेंसेस लेस करते हैं बहुत सारे, आप अपनी सेल को, सेल में से
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते हैं, नेट प्रॉफिट आता है। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें, आपने जितनी सेल की होती है क्या उतना कैश आपके पास मौजूद होता है? बोलें, सवाल का जवाब दें। अब अगर अभी भी ना दे सके और बोले नहीं समझ आ रहा, तो फिर तो मैं यही कहूंगा कि आप समझना ही नहीं चाहते कोई। जी सर। जी हसन भाई। सर अगर क्रेडिट सेल सेल क्रेडिट पे की होगी तो उसका कैश तो नहीं होगा। सर अगर क्यों कह रहे हैं आप सर? हम तो पढ़ते ही सारे बिजनेस है, उसमें क्रेडिट सेल होती है। हम क्या कैश बेसिस अकाउंटिंग पढ़ते हैं? हम एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना मेरे बच्चों। कौन सी बेसिस तो अकाउंट? सर हाँ जरूरी मतलब कैश नहीं होगा, जरूरी नहीं है ऐसा, तो फिर आपके सवाल का जवाब नहीं होगा ना। हाँ, मतलब ये है कि देखो, आप मेरे सवाल का जवाब दो नॉर्मल कंडीशन के मुताबिक। आप एजम्पशन लगा के जवाब दोगे तो यकीनन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आप अगर बोलो सर अगर हम माल बेचते ही कैश पर हैं, खरीदते भी कैश पर हैं, और मुलाजमीन की तनख्वाह हाथ के हाथ दे देते हैं, यानी हमारा सारा काम कैश पे होता है, हम उधार पे काम करते ही नहीं है, तो भाई ऐसा बिजनेस हम पढ़ते ही नहीं है, आपको पता है। हम जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसमें बिजनेस कैश पर भी काम करता है और क्रेडिट पर भी। क्रेडिट पर भी करता है। तो मेरा बच्चा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आप जो बिजनेस का प्रॉफिट निकालते थे, आप मैचिंग प्रिंसिपल के तहत निकालते थे? मैचिंग प्रिंसिपल याद है आपको क्या होता है? सर तो नहीं ना, हम तो सारे जो सारी वेरिएबल्स उनको लेके चलेंगे ना, कैश क्रेडिट सबको लेके चलेंगे, तो जरूरी नहीं है कि उतना कैश हो हाँ, जितना मतलब नेट प्रॉफिट हो। सही है, आपने जवाब भी दे दिया, आपको समझ में भी आ गया। अब आप मेरी बात को भी, मेरे सवालों के भी छोटे छोटे जवाब देते रहे ताकि क्लास का माहौल जरा अच्छा रहे और सबको समझ आता रहे। बाकी लोग लिख के भी दे रहे हैं जवाब। अब मुझे ये बताओ ना। हाँ, अली रजा ने भी जवाब लिख के भेजा, इनसे ने भी। हाँ देखो, ऐसा नहीं, इस बात से आप भी एग्री करोगे, बाकी सारे बच्चे भी एग्री करेंगे कि हम जो एक्सपेंसेस प्रेजेंट करते थे इनकम स्टेटमेंट में, जरूरी नहीं होता था कि वो सारे एक्सपेंस पे हुए हुए हों। हम अपने इनकम स्टेटमेंट में जो सर रेवेन्यूज प्रेजेंट करते थे, जरूरी नहीं था कि वो सारे रेवेन्यू हमने रिसीव किए हूँ। किए हों। इसका मतलब है हम अपना नेट प्रॉफिट निकालते थे ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एग्री करते हो अब सब लोग? अब तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो बोले कि यार समझ में नहीं आ रहा। हम एक्सपेंसेस प्रेजेंट करते, हमने मुलाजिम से काम करवा लिया, सैलरी नहीं दी, सैलरी हम पर देना सर वाजिब है, लेकिन हम अपना उसको एक्सपेंस लिखते थे और पेबल लिखते थे। अच्छा, और ऐसा भी होता था हमने अपने मुलाजिम को सैलरी दी है, लेकिन अभी हमने काम नहीं करवाया, प्रीपेड है, एडवांस सैलरी दी हुई है, तो हम उसे अपना खर्चा नहीं कहते थे, लेकिन पैसे हमारे पास से चले गए होते थे। क्या ये सब बातें याद आ रही हैं? अल्लाह करे। अगर याद आ रही हैं तो टॉपिक समझना आसान हो जाएगा ना बच्चों, वरना टॉपिक समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे सर ने मुश्किल तरीके से पढ़ा दिया, या तो सर ने तो पता तो नहीं कैसे पढ़ाया। हाँ, अब एहसन भाई यहाँ तक नॉर्मल है मामला, आगे बढ़े। जी सर, जी सर नॉर्मल एक्रूअल है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम अर्नड रेवेन्यूज और इनकर्ड एक्सपेंसेस की मदद से निकालते थे, बोलो क्या? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? अब हमें क्या करना है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, हमारा सारा का सारा फोकस अब किस पे, कितना कैश आया और कितना कैश गया, इसी पे ना। बिजनेस में कितना कैश आया और कितना गया, सारा फोकस अगर इस पर है बच्चों, तो हमें क्या करना है, अब वो जो नेट इनकम हमने निकाली है, उसमें वो तमाम चीजें जिसमें जो हम खर्चे के तौर पे माइनस कर चुके हैं, जुमला सुनना भाई, खुदारा बड़ा कीमती जुमला है, 1 करोड़ रुपए का कम से कम अभी फिलहाल, कि वो तमाम एक्सपेंसेस जो हम माइनस कर चुके हैं, वो तमाम खर्चे जो हम प्रॉफिट निकालते हुए लेस कर चुके हैं, ये सोचते हुए कि ये खर्चा है, लेकिन वो पैसे अगर हमारे पास से नहीं गए, क्या बोला, लेकिन वो पैसे अगर हमारे पास से नहीं गए, तो हम वापस अपनी नेट इनकम में, कर्सर नजर आ रहा है मेरा, हम वापस अपनी नेट इनकम में उस पैसे को ऐड कर देंगे, ताकि हमें एग्जैक्ट कैश का फ्लो पता चले कि कैश कितना आया और कितना गया।
दोबारा कहूंगा ये जुमला, अल्लाह के हुक्म से आप समझ जाओगे, परेशान नहीं हो। मैं इस बार दोबारा कहूंगा ना तो जरूर समझ आएगा, अगर किसी को नहीं समझ आया। देखो मैं कह रहा हूँ, आपके एक्सपेंसेस जो आपके लिखे थे ना मिसाल के तौर पे, उसमें सैलरीज एक्सपेंस आपने लिखा हुआ था 50,000। अब सब मेरा साथ दें। हाँ हरीम, क्योंकि कैश बुक को इसलिए रेफर नहीं करते कि कैश बुक में सिर्फ कैश वाली बातें लिखी होंगी और प्रॉफिट जो निकाला होगा वो सिर्फ कैश बुक से नहीं निकाला होगा। कैश बुक में सिर्फ कैश सेल होगी, कैश परचेज होगी। क्यों हरीम? तो क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज भी तो हुई होगी, और नेट प्रॉफिट निकालते हुए मैंने कैश बेसिस पे तो नहीं निकाला होगा। क्या ख्याल है? हमें ओवरऑल देखना है। एग्जैक्टली ऐसा, क्योंकि नेट प्रॉफिट से हम लेके चलेंगे ना, हम नेट प्रॉफिट से कैश की तरफ आएंगे। हम कहेंगे भाई हमारे बिजनेस का, हम असल में देखें हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे। ये देखो, बहुत अच्छा हुआ कि हरीम ने ये जुमला कह दिया, और एहसन भाई भी माशाल्लाह 100% इन्वॉल्व है। देखो प्यारे बच्चों, जब हम डायरेक्ट कैश फ्लो से चीजें उठाएं, कैश बुक से चीजें उठाएं, वहां अभी समझ आएगा, परेशान नहीं हो, सिर्फ जुमला सुनो मेरा। देखो हरीम क्या कह रही है, हरीम का मैसेज तुम्हारे पास नहीं आता ना असल में। हरीम कह रही है सर हम एक काम करें ना, हम डायरेक्ट कैश बुक से चीजें उठा लें फिर। हरीम कह रही है ये, सही है। तो अब हरीम को मैं जवाब दे रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ। जब हम सिर्फ कैश कितना किस चीज से आया, सही है, कैश कस्टमर से कितना कैश लिया, माल कितने का खरीदा, कितना कैश चला गया, इस तरह से काम करें कि हर एक्टिविटी को अलग अलग कैश देखें, तो वो डायरेक्ट मेथड है, वो हम पढ़ते ही नहीं है। और वो आईएएस रिकमेंड भी नहीं करता, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंड नहीं करता। इसलिए यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है, मैंने प्रेजेंटेशन का मेरी पार्ट है, इस फॉर्मेट का हिस्सा है, लेकिन हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड। तो सर इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड में हम प्रॉफिट की अमाउंट उठाते हैं। अब प्रॉफिट की जो अमाउंट है ना महा बेटा, और बाकी सब बच्चे भी अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, प्रॉफिट की जो अमाउंट है, एक्चुअली प्रॉफिट की अमाउंट वो अमाउंट है जो क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, सैलरीज एक्सपेंस, वो तमाम लिखा हुआ है इसमें, जो हमने पे नहीं भी किया बट हमारा खर्चा है। एग्री करते हो? यानी हरीम को अल्लाह के फजल से बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि उसने बड़ी जबरदस्त बात की थी। उसने बोला सारे कैश वाली चीजें उठाएं और लिख दें, छोड़ें आप इनकम स्टेटमेंट। ऐसा तरीका डायरेक्ट मेथड कहलाता है हरीम। हरीम तुम्हें समझ में आई मेरी बात? एग्जैक्टली अंजिया अब्दुल करीम, आप बिल्कुल ट्रैक पे हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम नेट प्रॉफिट लेकर, ये देखो ना क्या लिखी थी हेडिंग, द ट्रीटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट दैट डू नॉट इफेक्ट कैश फ्लो कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। तो हम क्या करते हैं, ये देखो इस हेडिंग को पढ़ो ना जरा तमीज से, ऐड टू और डिडक्ट फ्रॉम। क्या कह रहा है? हम ऐड करते हैं या डिडक्ट करते हैं, किस में से? देखो तो सही खुदारा, नेट इनकम में से। क्या चीज? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये एक नाम है, तुम ये एक नाम समझ जाओगे, तुम्हारा दिमाग बन जाएगा ऑटोमेटिकली। मुझे बताओ ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस खर्चा तो है, उसने हमारे प्रॉफिट को क्या किया होगा, बोलो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट निकालते हुए हमने क्या किया होगा? एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लेस किया होगा। प्रॉफिट कम, यानी जो प्रॉफिट निकला होगा वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से क्या हो गया होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम आया होगा। लेकिन लेकिन हमारे पास से वो पैसे तो कहीं भी गए नहीं है। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। तो अगर हम सही कैश जानना चाहते हैं कितना आया, तो हमें नेट प्रॉफिट की अमाउंट, नेट इनकम के अमाउंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट को वापस क्या कर देना चाहिए, बोलो। समझ आई बात एहसन भाई? कुछ दिमाग बनना शुरू हुआ? बनीन, बिस्मा, हफ्सा, भाई दिमाग चला कुछ? देखो अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ यार, जब मैं काम करूंगा ना, जब मैं काम करूंगा तो अल्लाह के हुक्म से समझ आएगा अली भाई। अली भाई जब मैं बाकी सारी चीजें समझा सकता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से ये भी समझा दूंगा। लेकिन बात ये, आपको पता है मुझे शौक है समझाने का पहले। हाँ, इस्माइल बैड डेट्स भी आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। लेकिन ना असल में बैड डेट जो होता है ना, वो ट्रेड रिसीवेबल का कॉन्ट्रा एसेट है। नहीं, वहां श्योरिटी नहीं ले रहे हम श्योरिटी नहीं ले रहे। डेप्रिसिएशन सही रिकॉर्ड हुआ या नहीं, हम ये श्योरिटी नहीं ले रहे, बल्कि हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को एड बैक कर देंगे, तो हम ये हम हमें एग्जैक्ट कैश की पोजीशन पता चलेगी। ये मैं सिर्फ एक मिसाल बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीजें एडलेस होनी है मेरा बेटा।
लेकिन कम से कम एक चीज समझ जाओगे तो दिमाग बन जाएगा तुम्हारा। सब उल्टा नहीं करेंगे। इंसिया, क्या सैलरी से एक्सपेंस भी सारा एड बैक कर दूं? बताओ, बोलो इंसिया, सारा सैलरी से एक्सपेंस एड बैक कर दूं बच्चों? क्या नेट प्रॉफिट में सारा सैलरी से एक्सपेंस एड बैक कर दूं? नहीं ना। क्यों नहीं करूं भाई? क्योंकि सैलरी से एक्सपेंस में कुछ पैसे गए भी होंगे, कुछ हमने मुलाजमीन को पेमेंट कर दी होगी। अच्छा सर, और जो नहीं की होगी तो यकीनन वो होगी मेरी सैलरी पेबल, है ना? जो मैंने सैलरी पे नहीं की होगी उससे क्या हुआ होगा? जब मैंने मुलाजमीन से इस साल काम करवाया और मैंने मुलाजमीन को सैलरी अदा नहीं की, तो उससे मेरी लायबिलिटी में क्या हुआ होगा? बोलो, बताओ, शाबाश बोलो। इजाफा, लायबिलिटी बढ़ रही होगी। मैंने अपना खर्चा लिखा होगा पूरा, लेकिन मेरे पास से पैसे पूरे, बोलो, मैंने अपने पास एक्सपेंस तो पूरा लिखा होगा ना? एग्री करते हो? मिसाल के तौर पे अमाउंट ले लेता हूँ, चलो अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाएगा। मैंने मुलाजमीन को 40,000 रुपए कैश अदा किया था और मैंने मुलाजमीन से टोटल काम 50,000 का करवाया था, तो मेरा खर्चा इनकम स्टेटमेंट में कितना लिखा गया होगा? बोलो, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितना लिखा गया होगा? 50,000। लेकिन मेरे पास से कैश कितना गया हुआ है? 40,000। अब मसला ये है, मेरा जो नेट प्रॉफिट निकला है वो तो मेरा एहसन भाई सवाल रिपीट करता रहा हूँ, जरा हाजिर रखे ना दिमाग को। मैं कह रहा हूँ मेरा मैंने मुलाजमीन से काम करवाया 50,000 रुपए का, उन्हें पेमेंट किए सिर्फ 40,000 रुपए। कितने नहीं पे किए अभी तक मैंने एहसन? तो जो मैंने नहीं पे किए वो मैं कब पे करूंगा? अब अगले साल। तो वो 10,000 जो नहीं पे किए, वो ना पे करने की वजह से मेरी लायबिलिटी क्या हो गई होगी? बोलो, मेरी लायबिलिटी क्या हो गई होगी? मेरी लायबिलिटी ईयर एंड पर क्या होती हुई नजर आ रही होगी? बोले सब बच्चे, मेरी लायबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। मेरा नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ होगा उसको कैलकुलेट करते हुए एक्सपेंस मेरे पूरे 50,000 माइनस हुए होंगे, लेकिन मेरे पास से पूरे 50,000 कैश तो गया ही नहीं है। तो कैसे पता चले गया है या नहीं? सैलरी पेबल का अकाउंट नजर आएगा, सैलरी पेबल में होता हुआ नजर आ रहा होगा। बोलो क्या क्या समझाया मैंने अभी? सैलरी पेबल 10,000 से बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा इसका मतलब है हमने मुलाजमीन से जितना काम करवाया था सारे पैसे तो अदा ही, प्रॉफिट पूरे 50 से कम हो गया, है ना? लेकिन 10,000 कैश मेरे पास से गया ही नहीं है, मेरे पास 10,000 कैश अभी भी मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा? नेट प्रॉफिट की निकली हुई अमाउंट में सैलरी पेबल 10,000 से जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। एक्सीलेंट। किस में ऐड करूंगा? वो जो नेट प्रॉफिट मैंने निकाला हुआ है उसमें मैं 10,000 रुपए ऐड करूंगा। कौन से वाले? सैलरी पेबल जो 10,000 से इंक्रीज हो रहा होगा वो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। समझ आ रही है? अल्लाह करे आपको समझ आ रही हो। ये मैंने एक मिसाल ली है, इसी तरह और भी मिसालें मेरे पास। आप बोलें तो मैं आपको समझाने के सिर्फ ऐसे ही समझाता रहूं, बगैर उसके सवाल पढ़ाए बगैर आपको समझाता रहूं। मैंने मुलाजमीन को, अब मैंने मुलाजमीन से काम करवाया था मिसाल के तौर पे जनाब 40,000 का, और मैंने मुलाजमीन को पैसे दिए थे 50,000। साथ हैं आप मेरे? क्या बोला मैंने मुलाजमीन से काम लिया कितने का? बोलो मासूमा, कितने का काम लिया मैंने? हाँ हाँ, सवाल कर लो, सवाल करो, बेफिक्र होके। मैंने मुलाजमीन से काम लिया 40,000 रुपए का। मैंने 40,000 का काम करवाया, वहां हैंडिश किया हुआ है आपने, अगर सवाल करना है तो कर लें। और मैंने मुलाजमीन को टोटल सैलरी दी है 50,000। सर हाँ सर मैं बोल रही हूँ कि आपने बोला कि जैसे डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी 50,000 की है, नहीं, हमने डेप्रिसिएशन तो 50,000 रिकॉर्ड की मैंने है सैलरी के बेटा मैंने डेप्रिसिएशन 50,000 नहीं बोला था, मैंने सैलरीज बोला था। सैलरी, सॉरी, सैलरी एक्सपेंस। हाँ तो उसके अंदर आपने बोला कि हमने 50,000 रिकॉर्ड की हुई है लेकिन हमने सिर्फ 40,000 दिया है। जी, तो इसका हमें 10,000 जो हमने नई रिकॉर्ड की हुई है, मतलब जो नई दिया और रिकॉर्ड की हुई है, वो तो हमें ईयर एंड पे पता चलेगा ना, तो वो तो वैसे ही पता चल जाएगा। वो तो ईयर वापस एंड से पर नेट हमें इनकम, वो हमें तो हम क्वेश्चन, प्रॉफिट को 50 से लेस क्यों करेंगे? एक मिनट, मैंने कब बोला मैं प्रॉफिट को 50 से लेस करूंगा? मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट निकलते हुए सैलरीज एक्सपेंस 50,000 लेस हो चुका होगा, ये बोला मैंने भाई। मैंने ये कब बोला कि हम सॉरी 50,000 सर, लेस? समझ आई सॉरी मेरी सर। बात? मैंने जी कहा
जब सीधा प्रॉफिट निकाला होगा, मैं तो ये एज्यूम कर रहा हूँ ना कि तुम्हें प्रॉफिट निकालना आता है, मैं तो दिमाग में यही रखूंगा कि तुम्हें इनकम स्टेटमेंट बनाना आता है, तुम इनकम स्टेटमेंट right. बना चुकी हो, प्रॉफिट तुम्हारे जी सामने है, तो जो नेट प्रॉफिट जी तुम निकाल के बैठी हो, उस नेट प्रॉफिट को निकालते हुए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी लेस हुआ होगा, सैलरीज एक्सपेंस भी, लेस हुआ है। तो सैलरीज एक्सपेंस 50,000 तुमने लेस किया है। क्यों? हालांकि तुमने, पुरानी मिसाल पे आ रहा हूँ वापस, क्योंकि तुमने 40,000 मुलाजमीन से 50,000 का काम करवाया था, हालांकि तुमने उन्हें दिए थे 40,000, तुमने 10,000 राइट उन्हें अदा नहीं किए। वो 10,000 तुम्हें सवाल में आखिर में वो खुद ही करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज बताएगा तुम्हें, और बोलेगा लाइबिलिटी सैलरी पेबल 10,000 से इंक्रीज हो रही है। अब वो डायरेक्ट इंक्रीज भी लिख के दे सकता है और वो इस तरह भी लिख के दे सकता है। ये देखो मिसाल के तौर पे, जैसे ये सवाल है ना कि हमारा अकाउंट पेबल 40,000 था, ईयर 1 में 52 था, ईयर 2 में 40,000 है, तो हम कहेंगे लाइबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। सही है। बट इसी तरह लाइबिलिटी इंक्रीज भी होती हुई नजर आ सकती है। क्या ख्याल है? तो सैलरी पेबल का अकाउंट लिखा हुआ होगा, सही है। और वो लिखा हुआ होगा पहले से, वो जितना भी हो उसमें 10,000 का हमें नजर आ रहा होगा। डिफरेंस हाँ डिफरेंस, लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। नहीं, मैंने अभी इंक्रीज बोला था, मैंने बोला लाइबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। पहले वाली जो हाँ एग्जांपल लिया ना, सही। इसका मतलब है मैं कहूंगा मैंने मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है मैंने 50,000 खर्चा लिखा हुआ है, लाइबिलिटी बढ़ भी रही है, इसका मतलब है मैंने 10,000 रुपए अभी अदा ही। नहीं किए। तो मैं सही है। नेट प्रॉफिट के अमाउंट में 10,000 ऐड बैक करूंगा। ये मैंने समझाया। अच्छा, अब ठीक है। अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई तो अच्छी बात, नहीं आई तो तुम्हें एक और एग्जांपल सुनो, हो सकता है उसमें तुम ज्यादा कंफर्ट जोन में आ जाओ। बच्चों, मिसाल के तौर पे मैंने मुलाजमीन से काम करवाया 40,000 का, लेकिन मैंने उन्हें पैसे दिए 50,000। सही है। तो अब बल्कि एक काम करते हैं ना, हम इसको उसी एग्जाम्पल को उल्टा कर लेते हैं। क्या ख्याल है? उसी एग्जाम्पल को उल्टा कर लें, वो जो हमने अभी पढ़ी है कि जनाब हमने 50,000 का काम करवाया और हमने उन्हें पैसे दिए जनाब मिसाल के तौर पे 60,000 रुपए, या जनाब अली, चलो अब सैलरी पेबल से हट के ना एक काम करता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ सेल के लफ्ज पर, आता हूँ सेल के लफ्ज पे, देखता हूँ कि सेल के लफ्ज पे आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है। सेल जितनी भी करता हूँ, चाहे कैश पे हो चाहे क्रेडिट पे, सारी सेल रिकॉर्ड हो जाती है, इनकम स्टेटमेंट में सेल आ जाती है। अरे चाय मैंने जान अच्छा जी बच्चों, वापस अपनी बात कहते हैं, और इस बार मैंने चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ करने की, ताकि आप लोग मेरी बात समझ सकें। सेल चाहे कैश पे हो चाहे क्रेडिट पे, सारी इनकम स्टेटमेंट में लिखी गई होगी। बस ये आखिरी एग्जाम्पल है, इसके बाद मैं क्लास खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। फिर हम परसों, यानी अब जो अगली क्लास होगी उसमें कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताओ, जितनी भी सेल हुई होगी, चाहे कैश पे हुई हो चाहे क्रेडिट पे, सारी इनकम स्टेटमेंट में लिखी गई होगी। लिखी गई होगी। अच्छा, तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया है उसमें पूरी सेल की अमाउंट का इफेक्ट होगा या नहीं? बोलो। जो प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आया है, हरीम नहीं है क्लास में? क्या रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? जो प्रॉफिट कैलकुलेट होके निकलता है उसमें पूरी सेल की अमाउंट का इफेक्ट आया होगा। यस, आया होगा बिल्कुल। लेकिन क्या उतना कैश भी हमारे पास मौजूद है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सामान
क्रेडिट पर भी बेचा है। अमाउंट एज्यूम करता हूं ताकि अच्छे से समझ आए। बिलफर्ज हमारी टोटल सेल है 60,000, 60,000 की सेल में 50,000 की सेल तो कैश पर है, 50,000 की सेल तो किस पर है, कैश पर, और बाकी 10,000 रुपए की सेल जो क्रेडिट पे है ना, वो आपको पता है कैसे पता चलेगी? आपके ट्रेड रिसीवेबल पिछले साल के पहले दिन था 0 और साल का आखिरी दिन होगा 10,000। सुन रहे हैं आप, मेरे साथ हैं? ट्रेड रिसीवेबल साल के पहले दिन था, ये भी देनी। ट्रेड रिसीवेबल साल के पहले दिन था 0, साल के आखिरी दिन है कितना? 10,000। एक एक निकालते सारे, ये तो है ही डायरेक्ट। जी बच्चों, तो अब मुझे बताओ ट्रेड रिसीवेबल 10,000 से क्यों बढ़ा? इसका मतलब है हमने कस्टमर को माल बेचा होगा और उसने हमें पैसे, तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल में हुआ इजाफा। पैसे नहीं आए ना, तो हमारे पास पैसे लेने का राइट आ गया, राइट बढ़ गया, पैसे लेने का राइट हमारे पास। हाँ जी, एसएलओ में उस तरह नहीं 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 हरीम, उस तरह नहीं है बेटा, उस तरह नहीं है। वहां तो क्रेडिट सेल निकालनी थी आप, यहाँ आप क्रेडिट सेल नहीं निकालने मेरा बेटा। यहाँ आप ये देख रही हैं, यहाँ आप ये देख रही हैं कि भाई आपके पास कैश जो है वो एक्चुअल उसका फ्लो क्या है, और एक्चुअल कैश फ्लो जो है वो इसी तरह समझ आएगा आपको कि आपका जो प्रॉफिट है ना, उसके अंदर तो पूरी सेल की अमाउंट है, पूरा आपको ऐसा लग रहा है सारा कैश आ गया। देखें सेल जितनी है वो प्रॉफिट में ऐड है ना, अभी एग्री किया आप सब लोगों ने? हाँ एग्री किया, आप सब ने एग्री किया था, मुझे याद है। और फिर मैंने कहा प्रॉफिट जो निकला उस प्रॉफिट के अंदर भी वो पूरी की पूरी सेल शामिल है, यानी हम ये एज्यूम कर रहे हैं हमारे पास उतना कैश आ गया, जबकि मैं कह रहा हूं हमारे पास 10,000 कैश, बोलो हमारे पास 10, और मैं प्रूफ कर रहा हूं कि कैसे पता चल रहा है हमारे पास 10,000 कैश नहीं आया, क्योंकि हमारा ट्रेड रिसीवेबल 0 से कितना हो गया, हमारा ट्रेड रिसीवेबल 0 से कितना हो गया, 10,000। इसका मतलब है ट्रेड रिसीवेबल 10,000 से बढ़ा तो मेरे पास 10,000 कैश आया, मेरे पास अभी 10,000 कैश आया, लेकिन मेरे प्रॉफिट की अमाउंट में ये 10,000 शामिल है या नहीं, बोलो यस जी। महा नेट मतलब साल एंड पर 10,000 के डिफरेंस क्रेडिट सेल का पता चला जी। और ये कैसे पता चला? ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट से। महा ये ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट से पता चला। सही है बच्चों? हाँ, तो मेरे प्रॉफिट के अमाउंट में तो 10,000 भी शामिल है ना, मेरे प्रॉफिट के अमाउंट में पूरी 60,000 की सेल शामिल है। सही है बच्चों? मेरे प्रॉफिट में पूरी 60,000 की सेल का इफेक्ट शामिल है। लेकिन मजे की बात है मेरे पास कैश आया होगा 50,000। कैसे? क्योंकि 10,000 से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, लेकिन मसला क्या है कि मेरा नेट प्रॉफिट पूरी 60,000 कैश का इफेक्ट दिखा रहा है। मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो पूरा 60,000 का इफेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि हम उसमें तो कैश और क्रेडिट सारी सेल लिख लेते हैं। तो अब मैं एग्जैक्ट कैश निकालने के लिए क्या करूं? अपने नेट प्रॉफिट में से 10,000 कैश को क्या कर दूं, बोलो? 10,000 जो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा उसे क्या कर दूं? लेस। क्यों? क्योंकि मेरे पास 10,000 कैश असल में अभी आया नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुम सबके दिमाग बन चुके हैं, तुम्हें आइडिया डेवलप हो गया है, तुम्हें समझ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि नेट प्रॉफिट में चीजों को करना होगा ऐड और लेस, इस लॉजिक के तहत कि भाई अगर मैंने अपना प्रॉफिट निकालते हुए, अब मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं करना नहीं चाह रहा था, खत्म कर रहा था क्लास, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया है तो मैंने कहा चलो भाई एक और एग्जाम्पल ले लूं। परचेजेस कैश पर भी होती है, क्रेडिट पर भी होती है। अब सोचो जिस बच्चे को सीधा इनकम स्टेटमेंट नहीं आता ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। परचेजेस इनकम स्टेटमेंट में लिखने से एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ा होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो गया होगा? कम। अच्छा अब फर्ज करो हमने माल खरीदा था 80,000 रुपए का क्रेडिट कैश पर और 20,000 का उधार पर, सही है? या टोटल परचेज हमारी 1 लाख की है
टोटल परचेज हमारी कितने की है बच्चों? 1 लाख की, लेकिन उसमें से 80,000 कैश गया है और 20,000 हमने अभी तक अदा। तो ये पता कैसे चलेगा अदा नहीं हुए पैसे? पहले ये बताओ, पता कैसे चलेगा अदा नहीं हुए? ट्रेड पेबल का अकाउंट 20,000 से क्या होता हुआ नजर आएगा ईयर एंड पर? ट्रेड पेबल का अकाउंट इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। भाई कम क्यों लिख दिया हसनैन करीम? कम नहीं, ट्रेड पेबल का अकाउंट बढ़ता हुआ नजर आएगा 20,000 से। तो मैं कहूंगा अच्छा मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। अगर मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब है ये 20,000 मेरे पास से गए ही। बोलो क्या हुआ अब्बू? आ रहा हूं मैं जी। मेरे पास से ये 20,000 रुपए गए ही नहीं है, लेकिन मेरे इनकम स्टेटमेंट में मैंने परचेजेस पूरी 1 लाख लिख दी होगी, जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट पे पूरे 1 लाख रुपए का इफेक्ट आया होगा। मेरा प्रॉफिट पूरे 1 लाख रुपए से कम हो गया होगा, लेकिन उसमें मेरे पास से 20,000 रुपए कैश तो गया ही नहीं है। तो मैं क्या करूं? नेट प्रॉफिट के अमाउंट में ट्रेड पेबल 20,000 रुपए से जो बढ़ रहा है उसे क्या कर दूं? ऐड कर दूं। एक्सीलेंट इनसे लेस नहीं बेटा, ऐड करूंगा। मासूमा आपने भी अब उल्टा बोल दिया, आप सब लोग उल्टे हो गए। अब सही बोलते बोलते गलत हो गए। मिसाल दोबारा सुन लें। मैंने परचेज किया 1 लाख रुपए का, कोई बात नहीं मैं दोबारा बोल देता हूं ताकि आप वाकई समझें, आप सही से जवाब दें। मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, तो मेरा परचेजेस इनकम स्टेटमेंट में कितना लिखा गया होगा? एक लाख एक्सपेंस लिखने से मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई होगी ज्यादा, मेरा प्रॉफिट आया होगा कम। तो मेरा प्रॉफिट जो आया ना वो, यानी मेरा एक्सपेंस 1 लाख लिखने से मेरा प्रॉफिट हो गया कम। और मुझे ये लग रहा है जैसे मेरे पास से 1 लाख कैश चला गया, ऐसे ही लग रहा है ना, क्योंकि मेरा इनकम स्टेटमेंट में 1 लाख रुपए एक्सपेंसेस लिखने से, परचेजेस लिखने से मैं ये फर्ज कर रहा होता हूँ कि मेरे पास से 1 लाख कैश चला गया, जबकि हम कह रहे हैं हमारे पास से 1 लाख कैश नहीं गया। क्यों नहीं गया? अपनी मर्जी से बोल रहा हूं, क्योंकि ट्रेड पेबल, या तो ट्रेड पेबल कुछ भी होता हुआ नजर ना आए। हम बोले ट्रेड पेबल 0 था और 0 ही है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब है 1 लाख का परचेज किया और 1 लाख हमारे पास से चले गए, तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं 1 लाख की परचेज थी, इनकम स्टेटमेंट में 1 लाख रुपए खर्चा लिखा गया, लेकिन 20,000 रुपए से ट्रेड पेबल बढ़ने का मतलब है कि हमने 20,000 रुपए अभी अदा ही, तभी तो हमारी लायबिलिटी में हो रहा है इजाफा। तो मैं नेट प्रॉफिट की अमाउंट में 20,000 जब कैश ऐड बैक करूंगा तो मुझे एक्चुअल कैश पता चल जाएगा बिजनेस में कितना है। जी, क्रेडिट पे लिया ना मैंने 20,000 का माल, तो इसका मतलब है, और लेकिन मेरे इनकम स्टेटमेंट में ऐसा टोटल एक्सपेंसेस कितना लिखा गया, टोटल परचेज कितनी लिखी गई? 1,80,000 की कैश पर और 20,000 की उधार पर। तो वो 20,000 उधार वाली अमाउंट एक्सपेंस में तो सही लिखी ना, क्योंकि है तो वो मेरा खर्चा। इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए मैं उसे खर्चा कहूंगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन असल में मेरे पास से वो 20,000 रुपए गए ही नहीं है। तो मैं नेट प्रॉफिट की अमाउंट निकाल कर कैश का एक्चुअल फ्लो जानने के लिए उस 10-20,000 रुपए को उसमें वापस क्या करूं बच्चों? बहुत शुक्रिया, ऐड करूंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे जिनको पहली बार में समझ नहीं आया था उन्हें दूसरी बार में आप समझ आ गया हो। मैंने कॉन्सेप्ट बनाने की भरपूर कोशिश की है, वरना बगैर देखें काम तो ऐसे भी समझ आ जाएगा कि जब हम पढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से, जब हम काम कर रहे होंगे उस वक्त भी आप चीज़ों को देख देख के याद कर लेंगे, अच्छा इसे ऐड करना है, इसे लैश करना है। कुछ बच्चे तो ये रट्टा लगा लेंगे। ये देखो, अब मैंने इतनी मेहनत से समझाया ना, अगर आपको वाकई समझ आया तो देखो एक्रूड लायबिलिटी। अब देखो अभी मैंने क्या समझाया, लायबिलिटी बढ़ रही होगी, बताओ इनकम में क्या करूंगा? बताओ सब बच्चे, ये देख के जाना आप सब। लायबिलिटी बढ़ रही होगी तो मैं इनकम में क्या करूंगा? ये देखो ऐड टू नेट इनकम। मैंने तुम्हें बातों बातों में पढ़ा भी दिया, तुम्हें पता ही नहीं चलता। यही तो मसला है, क्योंकि मैं तुम्हें चीजें दिखाता नहीं हूँ, समझाता हूँ, ये मेरा मसला है। देखो अकाउंट पेबल क्या हो रहा है, बोलो? इंक्रीज। और नेट इनकम में क्या करेंगे इसे, वो क्या रहे? ऐड। समझ आती है बात? अब अगर ये समझ आ गया ना तो मुझे डिक्रीज समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इसका वाइस वर्सा होगा, अपोजिट होगा।
यानी अगर मेरा अकाउंट पेबल इंक्रीज होने के बजाय क्या होता हुआ नजर आए, बोलो, डिक्रीज, तो इसका मतलब है अब मुझे नेट इनकम में से पैसों को क्या करना है, अपोजिट हो जाएगा ना ट्रीटमेंट बच्चों, क्या ख्याल है? तो भाई आपके लिए याद रखने वाली बात डिडक्ट नहीं है, आपके लिए याद रखने वाली बात है कि हम लायबिलिटी के इंक्रीज को नेट इनकम में ऐड करेंगे। जब आप ये याद रखेंगे ना कि लायबिलिटी का बढ़ना, लायबिलिटी का बढ़ने का मतलब होता है कैश गया नहीं है, तो वापस अपनी इनकम में उसे कर दो ऐड। हम भी तो यही कह रहे हैं, ऐड करेंगे नेट इनकम में लायबिलिटी के इंक्रीज को। तो अगर लायबिलिटी का इंक्रीज ऐड होता है तो लायबिलिटी का डिक्रीज हमेशा क्या होगा? बताओ ईमानदारी से, आप लोगों को समझ आया कुछ? अल्लाह के हुक्म से याद रहेगा बेटा, हो सके ना तो संडे को एक बार ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। और रिमाइंडर भी डाल देना व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर सर इमरान का एक बार देख लें सब बच्चे प्लीज। मैं आप सबसे मौतबाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना पता है क्या होगा, मंडे को फिर किसी को समझ नहीं आया तो मैं समझा नहीं सकूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे आगे बढ़ना है, मैं एक ही बात को बार बार नहीं कर सकता। सही है? अब आप ना घर पे बैठ के ये जरूर देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले सकते हो, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर ले सकते हो, और घर पे बैठ के जरूर देखना कि अकाउंट रिसीवेबल का इंक्रीज लेस होगा इनकम में से, अकाउंट रिसीवेबल का इंक्रीज, अकाउंट रिसीवेबल का डिक्रीज ऐड होगा नेट इनकम में, अकाउंट रिसीवेबल का इंक्रीज लेस होगा। क्यों होगा? अब तुम दिमाग चलाना, अल्लाह के हुक्म से तुम जरूर समझ जाओगे, तुम समझ चुके हो मेरे हिसाब से। ये सेल वाली बात है, अभी मैंने तुम्हें सेल वाली बात नहीं समझाई थी कि अगर मेरी सेल, एक मिसाल के तौर पे मैंने जो भी अमाउंट ली थी, अगर मेरा ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है मेरे पास कैश आया ही नहीं है तो मैं लेस करूंगा, यही सिखाया था। और अगर मेरा ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है तो मैं वापस अपनी नेट इनकम में से लेस करूंगा। बस बच्चों ये आपने ना, आपने ये पढ़ना है घर पर लाजमी। अब आप इसे याद करें, रट्टा लगाएं या समझ लें, मैंने तो समझाने की पूरी कोशिश की है ईमानदारी से। हाँ ग्रुप पे पिक्चर डाल दो बेटा, क्या बात है अंजिया, जज़ाकुमुल्लाह बच्चा, खुश रहो, अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में, ईमान में, हर चीज में बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह बच्चों, बहुत अच्छा काम किया। बस अब आपने ना घर पे बैठ के ये सोचना है, इनकम टैक्स पेबल पे भी सोचना है कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इनकम टैक्स पे किया होगा, पूरा माइनस कर दिया होगा खर्चा समझ के, लेकिन लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है पैसे अभी गए नहीं है, तो हम ऐड बैक कर लेंगे अपनी इनकम में। बस आप इस पिक्चर को देखो, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मुझे वालिद साहब को भी लेके जाना है डॉक्टर के पास। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें। मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी कोविड के वही तमाम सिम्टम्स हैं, बस दुआ करें वो जल्दी ठीक हो जाए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोगों की दुआ से मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे वालिद के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबको भी, बेटा फिक्र तो होती है, बाप है, जाहिर सी बात है, बाप का कोई साया जो है ना वो रिप्लेसमेंट नहीं है। सही है, इंसान कितना बड़ा हो जाए अपने माँ बाप के बगैर अधूरा है। तो बस बेटा दुआ करो, सबके लिए दुआ करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन बच्चों, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं से बड़ी तसल्ली मिलती है। बस घर पे भी नमाज़ पढ़ो आज जुम्मे की, तो दुआ करना प्लीज़। ओके बच्चों, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बेटा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। रिक्वेस्ट है बेटा आप सब लोगों से दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।